सो प्रारंभिक परीक्षा जो है, ठीक है, इसमें आपके दो पेपर होते हैं। एक होता है आपका जीएस, एक होता है आपका सीसेट। याद रखना, कभी भी वही सब्जेक्ट आपका कमजोर रहेगा जिससे आप दूर हो। जैसे ही आप उसके नजदीक होते हो, सब्जेक्ट को टाइम देते हो और आपकी जो वो टफनेस थी वो खत्म हो जाती है। जो भी एक मिनिमम मार्क्स तय कर दिए जाते हैं कि लगभग आपको इतने मार्क्स जो है वह इसमें लाने होंगे, और इन दोनों के जो मार्क्स होंगे ये 300 नंबर के पेपर होते हैं। इनके मार्क्स आपके जो आपकी मेरिट बनेगी ना उसमें नहीं जुड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट 2025 का एग्जाम दे रहे हैं या आपने 25 को टारगेट कर लिया है, जस्ट आपने तैयारी को शुरू किया, तो पता तो है कि यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है, पर कैसे करनी है, यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है, यूपीएससी की डिमांड क्या है, ये हमको नहीं पता। तो आखिर कैसे यूपीएससी एग्जाम लेगी, क्या उसका एग्जाम पैटर्न है, कितने प्रश्न पत्र होते हैं, क्या क्या हमको पढ़ना होता है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, उन सभी विषयों पर हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो कि जब आपने यूपीएससी की परीक्षा को देने का तय कर लिया, आपको आईएएस आईपीएस बनना है, आपको सिविल सर्वेंट बनना है, तो परीक्षा को देने से पहले परीक्षा को समझना होगा। कहते भी हैं कि अगर किसी युद्ध में जाना है तो पहले उसके कौशल को सीखना होगा, पहले आपको ये जानना होगा कि वह युद्ध किससे है आपका। तो यूपीएससी से अगर आपका युद्ध है, यूपीएससी से अगर आपकी जंग है, आपको यूपीएससी का एग्जाम अगर क्रैक करना है तो एक बार उसको समझना तो बनता है। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आखिर यूपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है, क्या स्ट्रैटेजी है और क्या आपको उसमें अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, जो बच्चे सोच रहे हैं कि 25 को हमने टारगेट कर लिया, साल भर हमको पढ़ना है, लेकिन हम किसकी तैयारी पहले करें, किसकी तैयारी बाद में करें, एग्जाम का फेज क्या होता है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम है इसके 3 चरण होंगे। ये आपका होगा फेज 1, और ये पहले चरण में क्या होगा, इसको हम कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, है ना। प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं, जिसमें कि आपको करना क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है। इसमें जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका स्तर ठीक ठाक होता है, और उसमें आपको जो टिक है वह करना होता है, ओएमआर शीट में फिल करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव वाली आपकी ये परीक्षा होगी, बस आपकी ऑब्जेक्टिविटी को इसमें जाना जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा जो है, ठीक है, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका जीएस, एक होता है आपका सीसेट। ठीक है, ये पहला चरण है। अब इसमें देखो, जब आप इस परीक्षा को पार कर जाओगे, प्रारंभिक परीक्षा को अगर आपने ठीक तरीके से साल भर में पढ़ लिया है, आपने इसको पार कर लिया, फिर आप फेज 2 में आ गए। और ये आपका जो फेज 2 है, ये किसका होगा, ये होगा आपका मुख्य परीक्षा का मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन आपका रिटर्न होता है, आपका लिखने का होता है, ये पूरा आपका डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, आपको इसको लिखना होता है। आपके पास जो भी सिलेबस है, आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, चाहे जीएस के पेपर हो, निबंध हो, हिंदी इंग्लिश हो, इन सभी पेपर्स पर आपकी एक ऐसी कमांड होनी चाहिए कि आपको आंसर राइटिंग करना आ जाए। तो ये जो मेन एग्जाम हम इसको बोलेंगे मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में आपके 9 पेपर होते हैं। कौन कौन से 9 पेपर होते हैं आपको अभी बताती हूँ, पहले फेज देख लो। इसके बाद जब आप दूसरे पड़ाव को भी पार कर जाते हैं, तब आप जाके तीसरे पड़ाव में पहुंचते हैं, और ये आपका लास्ट फेज होता है। ठीक है, फेज 3 सबसे लास्ट चरण, और ये आपका होता है पर्सनालिटी टेस्ट, साक्षात्कार, इंटरव्यू भी हम इसको कह देते हैं। इसमें जांचा समझा जाता है कि आखिर जिस कैंडिडेट को हमने सिलेक्ट करा है वह कितना ज़्यादा अपने सोसाइटी से, कितना ज़्यादा कनेक्टिव है, बाकी चीज़ों से कितना अवेयर है, वह सोशल प्रॉब्लम्स को लेके, उनके सॉल्यूशंस को लेके। तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है उसका एग्जामिनेशन होता है बेसिकली। तो साक्षात्कार में क्या होता है कि जो पैनलिस्ट होंगे, जो इंटरव्यू बोर्ड होगा, वो आपसे प्रश्न पूछता है, आपको उसका जवाब देना होता है, और वह उन आपने जो जवाब दिए हैं उनसे वह आंकता है कि आखिर आपकी जो सोच है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वह क्या है ना। तो ये 3 परीक्षा, मतलब 3 आपके फेज हैं, 1, 2 एंड 3। अगर आप फर्स्ट में ही रह गए, पूरा साल बर्बाद। सेकंड क्रॉस कर गए तो चलो एक कॉन्फिडेंस आ गया, है ना। फर्स्ट क्रॉस करके सेकंड में आ गए, कॉन्फिडेंस आ गया कि यस
आप देखो मुख्य परीक्षा जैसे ही आपकी हो गई और उसके बाद आपने इंटरव्यू दिया, तो अब तो या तो सिलेक्ट है या तो बाहर है। लगभग 3 गुना, जैसे कि इस बार अगर 1000 सीट थी मान लीजिए, तो 3000 बच्चों ने इंटरव्यू दिया हुआ था। तो यहाँ पर इसके पहले भी एक प्रोसेस हम देखेंगे कि फॉर्म फिलअप करना, वो फॉर्म फिलअप करेंगे भले ही 6 लाख या 7 लाख या 8 लाख बच्चे, लेकिन अगर हम सही मायनों की बात करें लगभग 50,000 या फिर और भी कम करें तो 20,000 बच्चे ही ऐसे क्रीमी लेयर वाले होते हैं, मतलब जिनकी तैयारी ठीक ठाक होती है ना, ये रिजर्वेशन वाला क्रीमी लेयर नहीं है, जिनकी तैयारी ठीक ठाक होती है और वो असली कॉम्पिटिटर्स होते हैं। बाकी तो सब नाम मात्र की तैयारियां कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चरण, दूसरा चरण और ये आपका अंतिम चरण होगा, ठीक है। लगभग इस पूरी प्रोसेस में यूपीएससी 1 साल लगा देता है। अभी 2025 का कैलेंडर आया, 2025 का जो एग्ज़ाम है मई में आपका प्रीलिम्स है, मई 2025 में, सितंबर अगस्त में, है ना, अगस्त में आपका मेन एग्जामिनेशन है 9 पेपर, और उसके बाद फिर रिजल्ट के बाद आपका जो इंटरव्यू है वह होगा। तो सबसे पहले मैं प्रारंभिक परीक्षा को आपको समझाती हूँ कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, आपका जो प्रीलिम एग्जाम होगा, बेसिकली इसमें आपके 2 पेपर होंगे। एक होगा आपका जीएस पेपर 1 और दूसरा आपका होगा सीसेट, है ना, सीसेट। सो फर्स्ट जो होगा इसमें आपके जीएस, जैसे कि आपका हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है ना, एनवायरनमेंट है, आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न आते हैं और उन 100 प्रश्नों में आपको जो है वह, है ना, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, नकारात्मक। अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो उसके 0.33% जो है एटलीस्ट उसका मार्क्स आपका कटता है, तो नेगेटिव मार्किंग इसको कहते हैं। सो ये आपका 200 अंक का होता है, हर एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। तो साल भर अगर अच्छे से तैयारी करी है तब आप जाके इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इसमें एक दूसरा पेपर भी होता है, एक दिन में 2 पेपर होंगे, जीएस और सीसेट। सीसेट में देखो, सीसेट आपका 200 अंक का होगा, 2 घंटे का होगा, बट इसमें 80 प्रश्न होते हैं। जो सीसेट या सामान्य अध्ययन की हम बात करें, सीसेट की बात करेंगे, जो जीएस का सेकंड पेपर होता है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है कि आपको इसमें 33% जो मार्क्स है वे ले आने हैं। अगर आप इसमें फेल कर गए तो ये आपका फिर नहीं जुड़ता, काउंट नहीं होता, है ना। तो ये केवल क्वालिफाइंग है, जो आपका प्रीलिम्स का जो रिजल्ट बनता है उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। सीसेट को क्वालिफाई करना पर जरूरी होता है। अभी आप देखेंगे कि हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क बन गया है, क्योंकि वह सीसेट पर बच्चे फोकस नहीं करते। याद रखना, कभी भी वही सब्जेक्ट आपका कमजोर रहेगा जिससे आप दूर हो। जैसे ही आप उसके नजदीक होते हो, सब्जेक्ट को टाइम देते हो, और आपकी जो वो टफनेस थी वो खत्म हो जाती है। कठिनाई कब तक है? जब तक आप उस सब्जेक्ट से दूर हो या आप उस सब्जेक्ट को पढ़ नहीं रहे हो। सीसेट उसमें से ही एक सब्जेक्ट होता है ना, कि बच्चे इसको छोड़ देते हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर 200 अंक का होता है, केवल क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। साथ ही देखो कि इसमें आपके प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे कि आपका कॉम्प्रिहेंशन है, परिच्छेद है ना, एक पैराग्राफ दिया होता है, पढ़ के आंसर करना है। आपका डिसीजन मेकिंग है, कोई एक परिस्थिति दी होती है, आप क्या डिसीजन लेंगे वो उसमें आपका बेसिकली एक ऑप्शन आपको टिक करना होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के, है ना, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको उसमें देखने को मिलते हैं। सो ये सारी बातें आपको इन दोनों पेपर्स के बारे में ध्यान रखना है। सो अगर आपका लगभग मैं एक कट ऑफ की भी चर्चा कर दूं, अभी जो कट ऑफ है वह काफी कम गया था, मतलब कितने नंबर अगर आए तो आप ये एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये तो केवल क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स तो मैं आपको बता नहीं रही हूं। यहां पर देखो कि जीएस की अगर हम बात करें, इस बार लगभग 75 मार्क्स जो है ये कट ऑफ गया था, 75 मार्क्स कट ऑफ गया था। ऑन एवरेज अगर हम देखें तो इसके पहले 4-5 साल तक लगभग 100 के आसपास ये कट ऑफ रहा, मतलब लगभग 50 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए एक्यूरेसी के साथ, है ना, और उस 50 क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको 80 क्वेश्चन तक का लगभग जो रिस्क है, फिर आपकी जितनी एक्यूरेसी हो सकता है, किसी की ज़्यादा एक्यूरेसी हो, वह 70 में ही 50 को सही कर ले, है ना। नेगेटिव मार्किंग भी चूंकि होता है तो सारा बैलेंस इसमें बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि केवल आपका जिन बच्चों का भी प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा वो बच्चे कैसे होंगे कि उन्होंने लगभग 75 नंबर उनको मिल गए होंगे। ये इस साल 2024 का जो फाइनल आप जो 2023 का फाइनल रिजल्ट देख रहे हैं उसकी मैं कट ऑफ की बात कर रही हूँ कि इस बार 75 अंक 75 जो है वह गया हुआ था। चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि जो पेपर 1 है इसमें आता क्या है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हिस्ट्री, इतिहास सुना है आपने। अब इसमें देखो कि भारत का इतिहास है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। आप
हिस्ट्री की अगर हम बात करें, आप 4 पार्ट में पढ़ते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री है, विश्व इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, प्राचीन एंशियंट है, और आपका मिडाइवल है, ठीक है, मध्यकालीन। तो बेसिकली ये 4 होते हैं। अगर हम विश्व इतिहास की बात करें, मुख्य रूप से ये मेंस का विषय होता है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब आप उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं देखते हैं ज़्यादा, या इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा। अब बाकी तीनों जगह से जो सेक्शन है वहाँ से जो प्रश्न है वह आते हैं। तो भारत का इतिहास और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ज़्यादा तौर पर अगर हम देखें तो जो आधुनिक इतिहास है, लगभग 1900 के बाद की जो घटनाएं हैं वहाँ से प्रश्न आता है। अब देखो, दूसरा है ज्योग्राफी, आपका भूगोल। तो भारत और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, भारतीय राजतंत्र और शासन, पॉलिटी के कुछ विषय, गवर्नेंस के कुछ विषय, उससे जुड़े हुए गवर्नमेंट के स्कीम्स, योजनाएं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। सो भारतीय राज्यतंत्र और शासन होगा, संविधान है, राजनीतिक प्रणाली है, पंचायती राज है, लोक नीति है, अधिकारों से संबंधित मुद्दे हैं। जैसे कि इसमें मैं आपको बताऊं, पंचायती राज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको देखो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस बात का, कि जहाँ केवल विषयों की बात की गई है वहाँ भी इस टॉपिक को लिख दिया है। लगभग हर साल प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में यहाँ से जो प्रश्न है वह आता है। ठीक है, अब देखो, आर्थिक और सामाजिक विकास की अगर हम बात करें तो सतत विकास, आपको इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित कई मुद्दे और जो टॉपिक्स हैं वह पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है वो चर्चा हम नहीं कर रहे अभी। आपको इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही है कि जो भी बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या फिर न्यू स्टूडेंट है, वो बच्चा इस बात को समझे कि उसको क्या क्या पढ़ना होता है, किस तरीके से एग्ज़ाम की डिमांड है और यूपीएससी का क्या पैटर्न है ना। जैसे कि सतत विकास है, गरीबी है, समावेशन है, जनसंख्या का मुद्दा है, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले है ना, ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी मुद्दे, ये सारी चीज़ें सामान्य विज्ञान है। और आप सबसे पहले जो देख रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। सो दिस इज करंट अफेयर का पोर्शन है ना। इसमें बहुत सैग्रीगेट करके नहीं बताया कि ये टॉपिक से आएगा, ये टॉपिक से नहीं आएगा, बट आपको जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है उन सभी को आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पर ये मुख्य आपके विषय हैं जहाँ से आप जो है वह प्रीलिम्स निकालेंगे। अगर आप ठीक तरीके से इन विषयों को तैयार कर लेंगे, आप सीसेट में 33% ले आएंगे, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, है ना, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। अब देखो, हम सीसेट की बात करें तो सीसेट में आखिर क्या क्या आता है आपका, जो दूसरा पेपर है, और केवल क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, बट पास होना इसमें ज़रूरी है। कई ऐसे बच्चे मैंने भी देखे कि उनके 100 मार्क्स जीएस में बन गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स है, बट सीसेट उनका नहीं हुआ, 33% मार्क्स भी नहीं ले पाए और इसलिए उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ। सो देखो, इसमें जैसे कि बोधगम्यता है ना, संचार कौशल है, अंतर व्यक्तिगत कौशल है, तार्किक कौशल है, आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता है, निर्णय लेना, समन्वय, डिसीजन मेकिंग, है ना, वो सारी चीज़ें, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्या जैसे कि संख्याएं हैं, विस्तार है। मतलब कहा जाता है कि 10वीं कक्षा के स्तर का जो आपका मैथ्स है वह इसमें पूछा जाएगा, लगभग 10th लेवल का। इसके अलावा जैसे कि कोई चार्ट दे दिया, है ना, ग्राफ दे दी, तालिका दे दी, आंकड़े दे दिए, और वहाँ से फिर आपको उसके बेस पे 4-5 क्वेश्चन दे दिए कि ये जो तालिका, ये जो चीज़ें हैं, उससे कैसे जो आंसर है वह आएगा, है ना। तो इसमें लिखा है 10वीं कक्षा के स्तर का, बट समटाइम ये जो स्तर है वह थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लास्ट टाइम बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा सा पेपर जो है वह टफ आया था और मैथ्स उसमें ठीक ठाक लेवल का था, है ना। तो यहाँ पर ये 2 पेपर हो गए आपके। तो यहाँ पर हमने फेज़ 1 की बात कर ली, और फेज़ 1 में क्या क्या है, हमने इसके सब्जेक्ट्स भी देख लिए। ठीक है, हमने क्या किया, इसके सब्जेक्ट देख लिए, हमने टॉपिक देख लिया, हमने देख लिया कि जो एग्ज़ाम है वह आपके 2 पैटर्न, 2 एग्ज़ाम होंगे, और इसमें एक क्वालिफाइंग होगा और दूसरे के मार्क्स जुड़ेंगे। अब आपका जब फेज़ 1 हो गया, है ना, अब चलो फेज़ 2 की थोड़ी बात कर ले, मुख्य परीक्षा पे आते हैं। तो मुख्य परीक्षा में होते हैं आपके 9 पेपर। मुख्य परीक्षा में 9 पेपर, घबराना नहीं है कि 9 पेपर अब और कितना पढ़ना पड़ेगा। देखो, उसके पीछे मैं बताती हूँ रीज़न क्या है। जो चीज़ें आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ी हुई थी ना, वही चीज़ें, वही सब्जेक्ट, वही टॉपिक आपको इसके लिए पढ़ने होते हैं। बस उसमें कुछ चीज़ें और जुड़ जाती हैं, और उसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ जाती है वो होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, है ना। पहले 2 ऑप्शनल लेता था यूपीएससी, 2 ऑप्शनल, जैसे कि आपने जो भी सभी के लिए सेम होते हैं कुछ पेपर्स, जैसे कि जीएस 1, 2,
3, 4, 4 पेपर ये हो गए, सभी के लिए सेम है ना। हिंदी इंग्लिश सबके लिए जो है वह सेम है, ऐसे का पेपर सबके लिए सेम है। अब अलग क्या होता है, अलग होता है कुछ विषय, किसी ने समाजशास्त्र ले लिया तो हर एक ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। मान लीजिए मेरा पबेट था, लोक प्रशासन है ना, उसके जो है वह 2 पेपर हो गए, या फिर मान लीजिए आपका हिंदी लिटरेचर है, उसके 2 पेपर हो गए। तो अब आपने एक जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था उसके 2 पेपर हो गए, है ना, वो आपको देने होते हैं। तो अब देखो 9 पेपर कैसे होंगे। तो सबसे पहला तो आपका क्या है, सबसे पहला हम यहाँ पर देखेंगे कि एक पहले जीएस के हम पेपर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो कि आपका जो जीएस है, जीएस का पेपर 1, 2, 3, 4 होगा। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, ये 4 पेपर जीएस के हो गए, है ना। सो 4 हो गए। अब देखो हम वैकल्पिक या ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ये होगा आपका वैकल्पिक 1 और 2, ये आपके ऑप्शनल के हो गए। 6 पेपर हो गए, 6 पेपर हो गए आपके, है ना। अब 7, 8, 9 3 पेपर्स की और हम बात कर ले, तो 3 पेपर्स में देखो एक होगा आपका अनिवार्य भारतीय भाषा, है ना। जो भी भारतीय भाषा है, कई भाषाएं इसमें दी होती हैं, उसमें से एक भाषा को आपको चुनना होता है। जो हिंदी बेल्ट का बच्चा है वह हिंदी को चुन रहा है जैसे कि, तो एक मान लीजिए आपका ये कंपलसरी पेपर हो गए, ठीक है। अब एक पेपर जो है वह अंग्रेजी का होगा, ये सबके लिए सेम होगा। भाषाओं में फिर भी आप बदल सकते, किसी ने मराठी ले लिया तो किसी ने कोई और विषय ले लिया, किसी ने तमिल तेलुगु ले लिया, है ना। लेकिन यहाँ पर किसी ने हिंदी ले लिया, पंजाबी ले लिया, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी पेपर भी जो है वह इंग्लिश का पेपर सभी के लिए सेम होगा। और ये जो दोनों पेपर है ना, ये क्वालिफाइंग होंगे। इसे आपको केवल क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। जो भी एक मिनिमम मार्क्स तय कर दिए जाते हैं कि लगभग आपको इतने मार्क्स जो है वह इसमें लाने होंगे, और इन दोनों के जो मार्क्स होंगे ये 300-300 नंबर के पेपर होते हैं। इनके मार्क्स आपके जो आपकी मेरिट बनेगी ना उसमें नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसमें पास होना जरूरी है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कि मान लीजिए जो भी 33% रख दिए, अगर ये मार्क्स रख दिए तो फिर ये आपको लाने ही होंगे, ये अनिवार्य है ना। अगर इतने मार्क्स आप नहीं ला पाते तो आपकी बाकी कॉपियां चेक नहीं होती। एक होगा आपका निबंध का पेपर होगा। अब देखो आपको ऐसे या निबंध के लिए ज्यादा परेशान, जानते हो क्यों नहीं होना, क्योंकि आप मान लीजिए हो सकता है कि रोजगार को लेकर, हो सकता है महिलाओं के मुद्दे को लेकर, हो सकता है पेपर 4 आपका होता है जो आपका एथिक्स का होता है, नैतिकता। अभी सारे पेपर्स के मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन कौन से पेपर हैं। अभी केवल एग्जाम पैटर्न समझो, है ना, कि 9 पेपर है। तो यहाँ पर ऐसे में क्या होता है कि कोई मान लीजिए इसी का एक टॉपिक जो है उसको आपने विस्तार से लिखना है ना। मान लीजिए समाज को लेकर आप विस्तार से लिख रहे हैं, तो निबंध की तैयारी ऐसा नहीं है कि अलग से होती है, बस आप कंपैरेटिवली जो चीजों को पढ़ते जाते हैं उसी को जब आप विस्तार से सोच लेते हैं आप निबंध लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि ये आपके 9 पेपर होते हैं, इसमें से 2 पेपर जो हिंदी और इंग्लिश के मान लीजिए, ये सब पेपर आपके 3-3 घंटे के होंगे। आपको 3 घंटे मिलते हैं और ये 5 दिन में 9 पेपर हो जाते हैं। तो साल भर अगर आपकी तैयारी अच्छी रही है तब आप क्या करते हो, आसानी से इसको क्वालिफाई कर लेते हो। साल भर अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपके पास जो 3 घंटे मिलते हैं उसमें आप जैसे कि जीएस 1, 2, 3 में 20 क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से लिख लेते हो। कब लिख लेते हो, जब साल भर आपने ठीक तरीके से सभी विषयों सभी टॉपिक पे आपकी एक पकड़ है तो, है ना। तो 3 घंटे का होगा। और मार्क्स की बात करेंगे तो आपके पहले जो ये 2 पेपर हैं हिंदी और इंग्लिश का, मान लीजिए ये 300-300 मार्क्स के होंगे, ठीक है। बाकी आपके जो पेपर है ना वो सब 250 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से टोटल आपका 1750 जो मार्क्स है ये आपका मेंस का टोटल मार्क्स होगा। 1750 मार्क्स, है ना। ये मार्क्स इसमें नहीं जुड़े हैं, ये काउंट नहीं किए जाते 1750 में, ठीक हो। जैसे कि देखो आपका ऐसे का 250 का, जीएस के 4 पेपर ही आपके कितने के हो गए, 250 का एक होता है, 250 नंबर का एक, तो 1000 नंबर तो आपके 4 पेपरों के हो गए। अब वैकल्पिक विषय 1 और 2 ये भी आपके 250 के हो गए, है ना। तो 1500 आपके 500 आपका ये हो गया, तो 1500 नंबर हो गए। फिर आपके ऐसे की बात करें तो ये 250 का, तो इस तरीके से 1750 आपके टोटल मेंस के मार्क्स होंगे। अगर इस बार मैं आपको बताऊं कि जो
मेंस में लगभग कितने मार्क्स अगर आप ले आए, तो लगभग 800-900 मार्क्स के आसपास अगर आप ले आए, इस 1750 में से 800-900 मार्क्स के आसपास अगर आप ले आते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये कट ऑफ में आपको जनरल कट ऑफ जो है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये 9 पेपर आपके मुख्य परीक्षा के होते हैं। और यहाँ पर देखो, अब मैं आती हूँ कि जो आपका जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो पहले मैं आपसे बात करती हूँ जीएस पेपर 1 को लेकर। सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर है, उसमें आखिर कौन कौन से विषय होते हैं, ठीक है। तो पहला तो देखो इसमें होता है, जीएस पेपर 1 है आपका भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल, मतलब जैसे कि इतिहास, भूगोल है, समाज है, सोसाइटी, है ना। तो इन सेक्शन से मिला के, इन 3 सेक्शन से मिला के 20 प्रश्न होंगे। अब इन 3 सेक्शन में क्या है, वो पूरा आपको सिलेबस का एक वीडियो इस पे मिल जाएगा, इस चैनल पे। उसमें पूरा सिलेबस डिस्क्राइब किया हुआ है कि आखिर इन 3 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या और जो विषय हैं, क्या क्या और जो टॉपिक्स हैं, वह शामिल हैं, ठीक है। तो एक बार आप क्या करेंगे कि ये जो सामान्य अध्ययन के और भी इसके जो टॉपिक्स हैं, देखो आपको पहले अगर अभी तैयारी शुरू करनी है, आपको ज़रूरत है पैटर्न को समझने की। वो तो जब आप पढ़ना शुरू करोगे तब टॉपिक्स तो देख ही लोगे कि भाई सिलेबस में आखिर यूपीएससी ने दिया क्या है ना। तो ये 3 ऐसे होंगे जहाँ से आपके 20 प्रश्न आएंगे, उसको आपको आंसर करना है। अब देखो नेक्स्ट है आपका जीएस पेपर 2। अब जीएस पेपर 2 में क्या क्या आएगा, जैसे कि शासन व्यवस्था। तो शासन से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित, है ना, आपका जो पूरा पॉलिटिकल सोसाइटी है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड होगा। आपका जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो देश का, उस संविधान से रिलेटेड सवाल होंगे। ये सब आप मेन प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए भी पढ़ते हैं। उसी को विस्तार और डिस्क्रिप्टिव तरीके से करंट अफेयर के साथ मर्ज करते हुए आप प्रैक्टिस कर लेते हो। आपकी सेम टॉपिक हमें पढ़ना है, हमें संविधान को प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी पढ़ना है, हमें संविधान को मुख्य परीक्षा के लिए भी पढ़ना होता है ना, दोनों के लिए हमें पढ़ना होता है। बट अंतर क्या हो जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा जब आएगी तो उसमें पूछा जाएगा कि मान लीजिए संविधान के इस अनुच्छेद में क्या दिया है, और वो आपका प्रारंभिक परीक्षा। तो मुख्य में क्या होगा, मुख्य में आएगा कि समाज पे इसका क्या प्रभाव है ना, या समाज को इससे क्या लाभ है इस आर्टिकल से, वो चीज़ आपको लिख के बतानी होती है। तो यहाँ पर जीएस पेपर 2 में संविधान है, शासन प्रणाली है, जैसे कि हम सरकार कैसे काम कर रही है, अभी चुनाव हो रहा है वह कैसे हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, पूरा शासन कैसे चलता है, ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, नौकरशाह क्या करते हैं, एक कलेक्टर जो है वह आखिर क्या करता है, कैसे वह देश को चलाने में अपनी भूमिका अदा करता है, वो सारी बातें। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, है ना, और आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये सारे जो आपके 5 टॉपिक्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, इससे 20 प्रश्न आएंगे। समटाइम्स चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि सामाजिक न्याय की बात करें, जैसे अब देखो सोशल जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि सामाजिक न्याय का मतलब है कि जो भी लोग समाज में रह रहे हैं उन सभी के साथ, उनके साथ समान व्यवहार हो, उनको समान अवसर मिले, उनको समान अधिकार मिले। यही तो सामाजिक न्याय है ना, कोई भी पीछे ना रहे, वंचित ना रहे। अब जैसे कि हम सामाजिक न्याय में महिलाओं की बात करते हैं, हम SC ST की बात करते हैं, तो सरकार इसके लिए क्या योजनाएं लेके आई है, बस हो गया सामाजिक न्याय। संविधान इसके लिए क्या कहता है, हो गया सामाजिक न्याय। वर्तमान में अगर आप कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं इस वर्ग के लिए, वो इसकी परेशानी है, तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सामाजिक न्याय यहीं तक सीमित है। यहाँ से जो प्रश्न है वह यूपीएससी पूछता है। अब हम आते हैं अगले पेपर, जो कि जीएस पेपर 3 है। तो जीएस पेपर 3 थोड़ा सा टफ माना जाता है, क्योंकि इसमें होता है साइंस, इसमें होता है प्रौद्योगिकी, इसमें होता है अर्थशास्त्र, जो कि थोड़ा सा हमें टफ लगता है अगर हम पॉलिटी और हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें आपका होगा प्रौद्योगिकी, इसमें होगा आपका आर्थिक विकास, इसमें आपका होगा जैव विविधता, इसमें आपका होगा पर्यावरण और सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी, जैसे कि हम तकनीक की अगर बात करें कि मोबाइल फोन जो है उसका क्या यूज है हमारी सोसाइटी और बाकी सारी चीजों के लिए, है ना। तो जो अगर सोसाइटी पे प्रभाव की बात करेंगे तो वो समाज में आ जाएगा, तो यहाँ से भी प्रौद्योगिकी को लेकर प्रश्न आ गया। जैसे कि मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन है वह बताती हूँ। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि माँ के दुलार की जगह जो है वह फोन ने ले ली है,
आप कैसे इस बात को देखते हैं, तर्क सहित आपको उत्तर बताने हैं, है ना। तो ये जो तर्क आपसे पूछ लिया, सोसाइटी में आप इस चीज़ को बड़े उससे देख रहे थे, आपको दिख रहा था चारों तरफ, अपने घर के बच्चे फ़ोन से खेलते हुए दिख रहे थे, आपको दिख रहा था कि पहले जो चीज़ ग्रैंड पेरेंट्स सिखाते थे, दादा दादी सिखा रहे थे, दादा नानी सिखा रहे थे, अब वह फ़ोन में देख के कार्टून हो गए हैं बच्चे। अब वह फ़ोन में देख के अच्छा मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगा, मतलब मैंने भी अपने चारों तरफ जिन बच्चों को देखा, अगर उन्हें कार्टून से वो सीख रहे हैं, है ना, जो भी चीज़ें वो देख रहे हैं उसको वो असली दुनिया मान ले रहे हैं, तो उस पे बच्चों का सामाजिकरण, उनके दिमाग पर क्या प्रभाव है। ज़्यादा बच्चे अगर चिड़चिड़े हो रहे हैं, आप देखिए कि पूरा देश जो है या फिर समाज जो है वह कहाँ जा रहा है, कि आप बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं। चाइना जो कि सबसे ज़्यादा फ़ोन बना रहा है, वो अपने यहाँ के बच्चों के लिए फ़ोन बैन कर दे रहा है एक पर्टिकुलर आयु तक, कि आपको 10-15 साल तक जो है अगर फ़ोन नहीं दिया जाएगा, है ना, आपको 18 साल तक जो है फ़ोन नहीं दिया जाएगा, आपको कॉलेज कैंपस में फ़ोन का यूज़ नहीं करने दिया जाएगा। तो वो बना के दूसरे देशों को तो बेच रहा है, बस खुद उसके यहाँ पाबंदी है। तो यहाँ पर देखो कि ये सारी जो चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान से देखना और सीखना होता है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट एक जागरूक नागरिक होता है, क्योंकि जब जागरूक होगे तभी अच्छे सिविल सर्वेंट बन पाओगे। अच्छे क्या, सिविल सर्वेंट तभी तो जब आपको दिख रहा होगा कि यार ये अन्याय हो रहा है समाज में, मुझे इसे ठीक करना होगा। अगर आपकी बुद्धि ही इतनी नहीं खुली कि आपको वो बात समझ में आए, तो क्या आप फिर ब्यूरोक्रेट बनोगे, क्या करोगे आप सिविल सर्वेंट बन के। तो यूपीएससी इस पूरी प्रोसेस के थ्रू छांट लेता है उन बच्चों को जो सच में समाज को लेके अवेयर है। तो आपको अवेयर रहना है, आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, और ये अवेयरनेस आपको मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्यावरण है, जैव विविधता है, आर्थिक विकास है, प्रौद्योगिकी है, और सुरक्षा और आपदा प्रबंधन है ना। आपदा प्रबंधन जैसे कि चक्रवात आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे कंट्रोल करेंगे, बाढ़ है क्यों आ रही है, कैसे कंट्रोल करेंगे, तूफान क्यों आ रहे हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे, सरकार क्या कर रही है, हो गया आपदा प्रबंधन। तो ये हो गए। आते हैं हम जीएस पेपर 4 पे। तो जीएस का जो आपका पेपर 4 होता है, ये किससे संबंधित होता है। देखो, पार्लियामेंट की कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अब जो सिविल सर्वेंट आ रहे हैं उनके नैतिक मूल्य उतने ज़्यादा नहीं है जो पहले वाले लोगों के पास थे। तो आप देखेंगे कि अब इस सदी के 21वीं सदी के लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक हमारे अंदर आ जाती है कि चलो हम ठीक है खुद से मतलब रखें, हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए, हमारी जो दुनिया है वह हमारे ही चारों तरफ है, हम और सोसाइटी को देखना ही नहीं चाह रहे, हमारे अंदर एथिक्स की वैल्यूज़ नहीं है, रिश्वत खोरी जो है वह सरकार में बढ़ रही है, कैसे इसको रोकेंगे। एक पेपर शामिल किया है ना, पहले ये पेपर नहीं होता था, बाद में इस पेपर को अभी शामिल किया गया, लगभग 10 साल के आसपास हो गए, और इसमें क्या किया गया, एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करा गया, नया सब्जेक्ट जो होता है आपका नीति शास्त्र, जो होता है आपका सत्यनिष्ठा, है ना, जो होता है आपका एथिक्स आपकी नैतिकता को लेकर जो चीज़ें हैं वह आपको पढ़ाई सिखाई जाती हैं कि एक अच्छा सिविल सर्वेंट होने के लिए आपके अंतर्गत क्या मूल्य होने चाहिए, जैसे कि सत्यनिष्ठा, जैसे कि ईमानदारी, है ना, ये मूल्य। तो नीति शास्त्र आपको वही पढ़ाता है। पेपर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ये कर लो कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब आप उसके साथ साथ पेपर 4 को निपटा दो। ये सारे आपके प्रारंभिक परीक्षा के साथ निपट जाएंगे। जैसे जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन आंसर भी आपने लगा लिए, पीवाईक्यू जो इससे पहले यूपीएससी ने पूछे थे प्रश्न, मतलब पुराने पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र थे, उन प्रश्न पत्रों का थोड़ा सा विश्लेषण कर लिया कि अच्छा इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें तैयार करते रहो। सत्यनिष्ठा है, अभिरुचि है, यहाँ से लेके जो प्रश्न है वह आते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके। तो ये आपके जीएस 1, 2, 1000 नंबर हो गए आपके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और अब हम थोड़ी सी बात जो है वो ऑप्शनल्स के लिए करते हैं। ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय क्या है कि आपको, जैसे कि आपने हिंदी साहित्य का चयन कर लिया, जैसे कि आपने इतिहास विषय का चयन कर लिया, अगर आपने इतिहास, ज्योग्राफी, आपका जो भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, आपने अगर इस तरह के टॉपिक्स का चयन किया है, तो ये जो टॉपिक्स है वो आपको हेल्प किस में कर देंगे, आपके जीएस में भी हेल्प कर देंगे। तो समटाइम्स जो बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी लेते हैं उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है कि उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में जो है वैसे काफ़ी मदद मिल जाएगी, जीएस के पेपर्स में काफ़ी मदद मिल जाएगी। इसके अलावा देखो कई वैकल्पिक विषय होते हैं, मैं कुछ विषय आपको बताती हूँ, जैसे कि आपका कृषि विज्ञान है, आपका सिविल इंजीनियरिंग है, आपका भू विज्ञान है, यांत्रिक इंजीनियरिंग है, मनोविज्ञान है, ठीक है, लोक प्रशासन है, चिकित्सा विज्ञान है, इतिहास है, वाणिज्य शास्त्र है, पशुपालन है,
नृविज्ञान है, अर्थशास्त्र है, विधि है, दर्शन शास्त्र है, सोशलॉजी है, समाजशास्त्र है, वनस्पति विज्ञान, रसायन, भूगोल, गणित, प्रबंधन, भौतिकी, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, विद्युत इंजीनियरिंग। इसके अलावा ये जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं का साहित्य भी आप चयन कर सकते हैं, जैसे कि असमिया भाषा आपने ले ली, आपने बंगाली ले ली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड अंग्रेजी, कोई भी भाषा है ना। तो किसी भी भाषा का एक साहित्य जो है वह आप कर लो, समझे। तो ये हो गया आपका। अब देखो, जब आप ये मेंस के 9 पेपर से निकल गए और आप मान लीजिए इस परीक्षा में आप विजय, प्रारंभिक परीक्षा भी हो गई, मुख्य परीक्षा भी हो गई, है ना। बहुत बहुत बधाई जिन बच्चों का हो गया, जिन्होंने दिमाग में सोच लिया कि चलो ये तो मेरे निकल गए। देख लेंगे कैसे, तो साल भर की मेहनत, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ किताबें, है ना। अब देखो नेक्स्ट आपका होता है साक्षात्कार, इंटरव्यू। साक्षात्कार इंटरव्यू, जहां आप खुद प्रेजेंट होते हैं और आपसे बातें करके, आपसे प्रश्न पूछकर 30-40 मिनट का लगभग आपका पूरा इंटरव्यू चलेगा, जिसमें कि लगभग 5 ऐसे हम कहेंगे बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ और अनुभवी लोग होते हैं। हो सकता है प्रोफेसर हों, सिविल सर्वेंट हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, है ना, एक लंबे समय से कहीं ऐसी ही सार्वजनिक व्यवस्थाओं, इन्हीं मामलों से, सरकार से जुड़े रहे हों। ऐसे लोगों का जो पैनल है वो आपसे पूछता है और वो जांचता है। आप उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि आपकी जो पर्सनालिटी नहीं है आप उनको वो पर्सनालिटी दिखा दें। आप जो कहते हो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि इंटरव्यू बोर्ड ने मान लीजिए एक पुरुष से पूछा, है ना, जो मेल कैंडिडेट आया हुआ था, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, उससे पूछा कि आप महिला शिक्षा के लिए हरियाणा में क्या करेंगे, या आप एमपी में क्या करेंगे, या फिर आप राजस्थान के ऐसे इलाकों में क्या करेंगे जहां पर लोग ही इसको सपोर्ट नहीं करते। हो सकता है वो कोई ऐसा आंसर दे दे कि सर ठीक है, जब लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर हम इस तरह की योजनाएं लेकर नहीं आएंगे। तो इससे क्या पता चलेगा कि आप सुधार के लिए या आप जीवन में समानता के लिए या जेंडर इक्वालिटी के लिए आप कुछ नहीं करना चाहते, आप समाज के एक वर्ग के लिए उदासीन हो। तो क्या ऐसे व्यक्ति की जब पर्सनालिटी, आपने आंसर दिया, आपका व्यक्तित्व वहां छलक गया, है ना। आपसे मान लीजिए धर्म को लेकर कुछ पूछा गया, आपने आंसर दे दिया किसी एक का पक्ष लेते हुए, वहीं पे आप फेल हो गए। वहीं पे आपको ये मतलब ये पता कर लिया, ये समझ गए लोग पर्सनालिटी में कि आपका जो मस्तिष्क है वह खुला हुआ नहीं है, और अगर ये ओपन माइंडेड आप नहीं हैं, आप चीजों को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं होंगे, आप पक्का गलत डिसीजन लोगे अगर हमने आपको चूज कर लिया तो। ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाए। अब जिन लोगों में एक ऐसी दिखती है कि उनका जो वो कह रहे हैं, है ना, जो वो सोचते हैं, जो आपसे इंटरव्यू जो पैनल है वह आपसे क्वेश्चन आस्क कर रहा है, पूछ रहा है, एक उनको दिख जाता है कि नहीं इसने प्रॉपर ठीक तरीके से आंसर दिया, जो ये बोल रहा है वह बनावटी नहीं है। मैंने कहा कि आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठे होते हैं इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं कि आपकी बैठने की स्टाइल से समझ जाते हैं, आपके बात करने से, आप किस तरीके से जेस्चर पोस्चर, क्या आपके हाथों का इशारा है, क्या आप किस तरीके से आप आई कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, क्या उसमें अभिमान एटीट्यूड ज़्यादा दिख रहा है, या फिर उसमें एक विनम्र भाव ज़्यादा है, या आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, या आत्मविश्वास को ज़्यादा ही है ना। कुछ लोगों का इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है, कम होते 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 भी उनका उतना ही रहता है ना। तो यहाँ पर देखो कि बेसिकली आप एक पोलाइट वे में आंसर दे पाएं, अपनी बात को रख पाए। अगर कुछ बहस भी हो गई है मान लीजिए, आप बहुत ठीक तरीके से एक सधा हुआ एक बैलेंस उत्तर दे पाए। तो यहाँ पर एक आपका जो व्यक्तित्व परीक्षण है वह किया जाता है कुछ प्रश्नों के माध्यम से, कि आप अगर एक अच्छे लोक सेवक अगर हमें चयन करना है तो उससे हमें क्या अपेक्षाएं होंगी, है ना। तो अगर आप ये आपकी परीक्षा जो है वह 275 मार्क्स की होती है। लगभग 3 गुने बच्चे इसमें लिए जाते हैं कि अगर 1000 सीट हैं तो यहाँ पर 3000 कैंडिडेट्स होंगे, 3000 लोगों का इंटरव्यू होगा। अब देखो, जो पहले बच्चे 6 लाख बच्चे मान लीजिए प्रीलिम्स दे रहे थे या फॉर्म भर रहे थे, अब ये संख्या आते आते कितनी हो गई। तो आप सोचिए कि आप लाखों में से कुछ हजारों या कुछ सैकड़ों में अगर एक होंगे। कहते हैं वो तो लाखों में एक है, मेरा बच्चा तो लाखों में एक है, मेरी बेटी तो लाखों में एक है। तो यहाँ पर ये जो सच में लाखों में एक होता है ना, उसी का चयन होता है। चलिए खैर, सो यहाँ पर देखो कि ये तीनों ऐसे आपके फेजेस हैं कि आपका प्रारंभिक हो गया, आपका मुख्य हो गया, है ना। आपने तीसरा फेज इंटरव्यू भी जो है वह क्रैक कर लिया,
उसके बाद यूपीएससी अपना फाइनल रिजल्ट जारी करता है। जैसे कुछ दिन पहले अभी 2023 का फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें रैंक 1 पर आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, वो आए, है ना। तो आपने कई टॉपर्स को भी सुना होगा। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि हम कैसे जो है वह तैयारी करें, कैसे कैसे तैयारी ना करें। आप ऑनलाइन कुछ कोर्सेज जो हैं वह ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑफलाइन अगर कहीं चाहें अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली देख लीजिए, आपको क्या सही लगता है, आप उस अकॉर्डिंगली किसी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। साल भर आप मन लगाकर पढ़ो। देखो, यूपीएससी आपसे आपके 2 साल तो मिनिमम लेगा। कैसे लेगा? क्योंकि 1 साल तो आप तैयारी करोगे, है ना। अगर आप तैयारी के साथ साथ भी जो एग्ज़ाम अगर मान लीजिए आपका बहुत सही तरीके से पढ़ रहे हो गया, तो यूपीएससी की तैयारी के यूपीएससी खुद की जो प्रक्रिया है पूरी, वह 1 साल लगा देगा। जैसे कि अगर मैं लास्ट बात करूं, जो 2023 का भी फाइनल रिजल्ट आया, कि अभी आपका लास्ट टाइम मई में आपका जो मान लीजिए एग्ज़ाम हुआ, है ना। प्रारंभिक परीक्षा आपकी मई में हुई 2023 में। आपकी सितंबर अक्टूबर में आपका मुख्य परीक्षा हुआ। उसके बाद आपके मार्च और अप्रैल में आपके इंटरव्यू हुए, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आ गया प्रारंभिक परीक्षा के। अब तो खैर काफ़ी पहले आ गया चुनाव के कारण, क्योंकि आपकी जो यूपीएससी के 2024 की परीक्षा है वो 16 जून को उसका डेट चेंज कर दिया, है ना। तो पूरी यूपीएससी की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये खुद अपने आप में 1 साल ले लेता है। तो ऐसे में 2 साल तो आपकी मिनिमम है। तो अगर जो बच्चे चाहते हैं कि अगर क्या हमारा कोई ऐसा बैच है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ, तो प्रहार 2025 बैच है। 2025 को टारगेट करते हुए, है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यह बैच अवेलेबल है, जिसमें कि आपको साल भर कुछ कक्षाएं मिलेंगी, कुछ नहीं सभी कक्षाएं मिलेंगी, सभी विषयों की मिलेंगी, लाइव भी मिलेंगी तो रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। जो मैंने आपको बताया, जीएस की क्लासेस चाहे प्रारंभिक हो मुख्य हो, सबको साथ में ही पढ़ाते हुए आपकी क्लासेस होंगी। आपको प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फाइनली आपको करना वही है प्रारंभिक परीक्षा के दिन। तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस होगा। आप मेंस में जब तक आंसर राइटिंग नहीं करोगे, जब तक 200-500 क्वेश्चन नहीं लिखे होंगे, तब तक मेंस में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मेंस के क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग यहाँ होगा, है ना। आप देखो, सीसेट की क्लासेस होंगे, सीसेट भले क्वालिफाइंग है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेगुलर आपके डाउट सेशन होंगे। तैयारी के दौरान बहुत से हमारे अंदर ऐसे बातें आती हैं, बहुत से प्रश्न आते हैं, सेल्फ डाउट भी आते हैं, क्या यूपीएससी होगा नहीं होगा। देश की सबसे कठिन परीक्षा है, विश्व की सबसे कठिन परीक्षाओं में से अगर यूपीएससी है, तब अब सेल्फ डाउट और ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं। तो मेंटरशिप एंड सारी चीज़ें इसमें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर यूपीएससी का ये पूरा फाउंडेशन बैच है। 1 साल में आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है वह हो जाएगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि लगता है कि हमें कॉलेज के दौरान ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो उन सभी के लिए प्रारंभ बैच है, जिसमें कि 3 साल के हिसाब से पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी डिवाइड करके, ताकि आपकी कॉलेज की पढ़ाई भी हैम्पर ना हो और आपकी तैयारी भी हो जाए और आपका जीवन का एक महत्वपूर्ण समय जो है वह बच जाए। तो ये प्रहार की कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताई। तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी 2025 के लिए कर रहे हैं, 2026 के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल मन लगा के कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। आप अपनी पैटर्न को ध्यान में रखें, आप सिलेबस को ध्यान में रखें। मैं फिर आखिरी में लास्ट में एक बात आप सभी से कहूँगी, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके 2 बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए इस पूरी सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान। एक आपका PYQs है ना, जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, और दूसरा है आपका सिलेबस आपको बताता है क्या आता है, PYQs आपको बताते हैं कि कैसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हमने कोशिश इस बात की कि जो भी नए यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी बच्चे ऐसे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने के इच्छुक हैं, है ना, वो कैसे एग्ज़ाम को समझें, उस पर हमने बात की। अभी भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तैयारी को लेकर, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई कमेंट पे करेंगे। थैंक यू सो मच।